वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। जी हाँ, ये है MSN सब्जेक्ट, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और हम जो है PR यादव के बुक से MCQ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है हमारा उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो जो है हम हिंदी में जो है और इंग्लिश दोनों में, यानी कि हिंदी और प्लस इंग्लिश, जिसको कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश, उसमें जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। 50 क्वेश्चन जिसमें होंगे, पार्ट 1 में जो है 25 और पार्ट 2 में 25, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस हम लोग MSN का जो है कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो है इस महा मैराथन में जो है MCQ मैराथन में जो है आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो है वो प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू और बेस्ट तरीके से जो है वो नॉन स्टॉप आप कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 100 लिखा है, घबराना नहीं है। 100 क्वेश्चंस जो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, कहाँ से, MSN से, ठीक है। तो आपकी जो है वो तैयारी जो है वो 100 क्वेश्चंस की ऑलरेडी हो रखी है। तो आप जो है आगे की तैयारी जो है कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है अब चाहे तो अपने जो पिछले वीडियो है वो जो है आप जा कर के देख सकते हो। तो ये है वीडियो आपका 5, ठीक है, क्लास 5 है और हमारा पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। एक पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर क्लॉटिंग प्रॉब्लम के लक्षणों के साथ आता है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स किसकी डेफिशिएंसी का संदेश सस्पेक्ट करती है। एक जो हमारा पेशेंट है PHC पे आता है, ठीक है, उसमें जो है वो क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि हमने जो है वीडियो में डिस्कशन किया था पहले कि अगर क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग जो है उसको विटामिन K से लिंक करेंगे। ये क्वेश्चन है पोस्ट बेसिक जो है वो इंट्रेंस एग्जाम में 2014 में पूछा गया था। कहाँ पे, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में। करेक्ट ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि किसी भी रिलेटेड, यानी कि क्लॉटिंग से कोई भी चीज़ रिलेट आप करोगे तो उसको आप सीधा विटामिन K को जो है वो रिलेट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। विटामिन K लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर 2 जो है 7 जो है आपका 9 और 10, ठीक है, 2, 7, 9 और जो है 10 के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। विटामिन जो है K लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये सारे के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है, राइट। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं 101 नंबर क्वेश्चंस। लिपिड लोअरिंग थेरेपी के दौरान किस ऑर्गन की एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। लिपिड लोअरिंग यानी कि लिपिड प्रोफाइल वो जो है होता है हमारा लिपिड लोअरिंग। लिपिड्स को जो है लोअर थेरेपी के दौरान किस ऑर्गन की एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। लिपिड जो है वो रिलेटेड किससे होता है, ये जो है हमारा, ये जो है ऑप्शंस ये आगे एक्स्ट्रा, बट आपके जो है किडनी, ब्रेन, लिवर या फिर जो है वो पेनक्रियास, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जो है RUHS MSc जो है इसमें पूछा गया 2013 में, ठीक है। C हो जाएगा हमारा लिवर, ठीक है। लिवर को हम लोग जो है वो लिपिड मॉनिटरिंग के लिए जो है वो मानते हैं, ठीक है। स्टैटिन थेरेपीज जो है थेरेपी लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज़ वाली ड्रग्स जैसे कि एटोरवास्टिन, पैरावास्टिन, लोवास्टिन और जो है वो सिम्वास्टिन के दौरान लिवर एंजाइम का लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए लिवर की जो है क्लोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वारफेरिन ट्रीटमेंट के साथ कौन सा एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वारफेरिन जो है ट्रीटमेंट के साथ कौन सा हमारा एजेंट है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब है कि वो जो है वो मतलब कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी कि वारफेरिन का जब ट्रीटमेंट चल रहा होगा उस दौरान जो है वो कौन सी चीज़ें नहीं देनी है, कौन सा एजेंट नहीं देना है, राइट। एस्पिरिन, दूसरा है रेनिटिडिन, तीसरा है कोइडिन या फिर जो है चौथा क्या है हमारा सफगोल। यानी कि ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे, RUHS नर्स ग्रेड 2 2013 में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। A क्यों है समझते हैं। वारफेरिन जो है सोडियम एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है, यानी कि ये क्या है, खून पतला करने की मेडिसिन है। एस्पिरिन प्लेटलेट से इरिवर्सिबल जो है वो बाइंड हो जाती है और प्लेटलेट एग्रीगेशंस क्या है, एग्रीगेशंस को रोकती है, ठीक है, जिससे कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। इसलिए वारफेरिन थेरेपी के दौरान एस्पिरिन देने से बचें क्योंकि इंटरनल हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है।
क्लियर है। वारफेरिन ट्रीटमेंट के दौरान कौन सा एजेंट हमारा जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बाध्य है, एस्पिरिन हमारा है वो क्या है, बाध्य है, आप नहीं चला सकते हो। ठीक है, वारफेरिन दौरान के थेरेपी के दौरान क्या है, एस्पिरिन देने से बचे, क्योंकि इंटरनल हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ब्लीडिंग को वो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। राइट। फिब्रिन क्लॉट से के सिकुड़ने, टाइटनिंग की प्रक्रिया जिसके ब्लड वेसल का रप्चर्ड एरिया छोटा हो जाता है और हेमरेज कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। फिब्रिन क्लॉट के सिकुड़ने, टाइटनिंग की प्रक्रिया जिससे ब्लड वेसल्स क्या होगा, हमारा रप्चर हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा, उसको हेमरेज कम हो जाएगा, और हेमरेज कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, फाइब्रोसाइटिस, या फिर जो है वो फाइब्रोनोलाइसिस, या फिर जो है वो सिनार्थोसिस, या फिर जो है वो सेनरेसिस। ठीक है, ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सेनरेसिस। ठीक है, सेनरेसिस का मतलब है कि एक जेल का सिकरना, यानी कि जो है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके परिणाम स्वरूप लिक्विड अलग हो जाता है, जैसे ब्लड क्लॉट होने पर फिब्रिन का सिंक जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है क्लॉट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जेल से लिक्विड निकलना। ठीक है, वारफेरिन की सिंथेसिस को रोककर एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, वारफेरिन किसकी सिंथेसिस को रोककर एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है। वारफेरिन किसकी जो है सिंथेसिस रोकेगा, RBC, विटामिन E, हीमोग्लोबिन, या फिर हो विटामिन K। ठीक है, DSSB एग्ज़ाम में पूछा गया है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, वारफेरिन किसकी सिंथेसिस को रोक करके एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि कोगुलेंट्स के रिलेटेड कोई भी आएगा तो वो विटामिन K होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विटामिन K। वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो अक्सर विटामिन K के एंटागोनिस्ट सिंथेसिस रोकने वाला के रूप में यूज होता है। इस प्रकार वारफेरिन 4 क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, 2 और जो है 7, 9 और 10 के सिंथेसिस को रोक देता है, जो मुख्य रूप से विटामिन K द्वारा बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट इट्स ओके। आप जो है 1-2 बार वीडियो को अगर आप देखते हो तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो घबराना नहीं है। ठीक है, अगर एक बार में जो है चीज़ें समझ नहीं आती है, 2 बार 3 बार आप वीडियो को देख सकते हो और अपनी जो है कंसेप्ट को वो क्लियर कर सकते हो। सो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, ठीक है, एक होता है BT, ठीक है, और एक होता है हमारा CT, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, 1 से 2 मिनट, 1 से 4 मिनट, 1 से 3 मिनट और 1 से 5 मिनट हमारा नॉर्मल जो है वो इग्नू पोस्ट बेसिक में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। ठीक है, C हो जाएगा, 1 से 3 मिनट हमारा ब्लीडिंग टाइम जो है वो होता है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम वह समय है जो एक छोटा घाव यानी कि पिन प्रिक से खून बहने को रोकने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, वह है जो कि ब्लीडिंग टाइम वह है जो एक छोटे घाव या पिन प्रिक से खून बहने को रोकने के लिए ज़रूरी होता है। यूज़ की गई विधि मेथड्स के आधार पर ड्यूक मेथड ईयर लोब पंचर में यह 1 से 3 मिनट, याकिन IVY मेथड, ठीक है, फॉर आर्म स्किन पंचर 1 से 9 मिनट तक हो सकती है। पेटियाइक अक्सर किस में देखा जाता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, ठीक है, प्रोस्टेटिक हाइपरथेरेपी, ओटाइटिस मीडिया, या फिर जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, पेटियाइकी यहाँ पे जो है वो अक्सर किस में देखा जाता है, PGI रोहतक का क्वेश्चन है 2017 का। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। ठीक है, पेटियाइकी यानी कि जो है वो आपके त्वचा पर छोटे पर्पलिस हेमोरेज धब्बे होते हैं, जो कि प्लेटलेट डेफिशिएंसी और जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनियास, कई जो है फेब्राइल इलनेस और ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटे जो है त्वचा पर छोटे पर्पल हेमोरेजिक धब्बे होते हैं, ठीक है, हेमोरेज के टाइप के, जो प्लेटलेट डेफिशिएंसी जो है कई थ्रोम्बोसाइटोपेनियास, कई फेब्राइल इलनेस और ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट में दिखाई देते हैं। यानी कि प्लेटलेट के डेफिशिएंसी से जो है वो पेटियाइकी इस टाइप का जो है वो त्वचा अक्सर वो दिखेगा। ठीक है, सो ये आपका जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आएगा। राइट,
107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग की वह कैटेगरी जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, ठीक है, क्लॉट होने से कौन सी कैटेगरी है वो रोकती है? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीकोगुलेंट या फिर जो है वो एंटी डायरेटिक, ठीक है। डीएसएसबी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन सी हमारा होगा एंटीकोगुलेंट। ड्रग की वह कैटेगरी जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, ठीक है। ब्लड क्या है? ब्लड का क्लॉट होना यानी कि थक्का जमना। अगर देखो नॉर्मल ब्लड क्या होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है। जब वो बॉडी से बाहर आता है, जैसे कि कोई वुंड हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई कट लग जाता है, तो क्या होता है बॉडी से क्या होता है, शरीर से ब्लड क्या होता है कि हमारा वो बाहर निकल जाता है। तो वो सम टाइम में क्या होता है कि वो क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो उसको जो है मतलब कि कौन सी कैटेगरी है वो क्या होती है, क्लॉट से वो रोकती है, तो वो एंटी कोगुलेंट। एंटी मतलब जो है वो रोकना, मतलब कि उसके अगेंस्ट, और कोगुलेशन मतलब होता है आपका जो है क्लॉट का, ठीक है। सो उसको एंटी कोगुलेंट माने कि उसको जो है यहाँ पे कोगुलेंट यानी कि जो है आपके कोगुलेशन होने से यहाँ पे रोकती हैं, ठीक है। एंटी कोगुलेंट जैसे कि हेपेरिन, वारफेरिन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को धीमा करते हैं, यानी कि कोगुलेंट्स आपका जो है वो उसके आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को वो क्या करता है, रोक देता है। कोगुलेशन आपके ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा, यानी कि उसको जो है वो लिक्विड नहीं होने देगा, ठीक है। वारफेरिन थेरेपी वाले पेशेंट्स के लिए निम्न में से क्या रिकमेंडेड है? अच्छा, वारफेरिन पेशेंट वाले थेरेपी वाले पेशेंट के लिए निम्न में से क्या रिकमेंडेड है? खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना, या फिर ब्रेड और सीरियल्स का कंसिस्टेंट यूज, या फिर फैटी फूड्स का जो है वो सेवन करना, या फिर जो है वो स्पोर्ट्स द्वारा फिजिकली फिट रहना। अच्छा, वारफेरिन थेरेपी वाले पेशेंट के लिए क्या रिकमेंड करोगे आप, ठीक है। सो आप अपना कमेंट जो है वो कर सकते हो अपने आंसर्स को। हम लोग देखते हैं अपना आंसर। इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है क्वेश्चन, बी हमारा राइट आंसर है, ब्रेड और सीरियल्स का कंसिस्टेंट यूज। वारफेरिन थेरेपी का क्या है, अपन जो है वो ब्रेड और सीरियल्स के साथ कंसिस्टेंट यूज़ करने के लिए जो है वो रिकमेंड करते हैं। वारफेरिन एक ब्लड थिनिंग मेडिकेशन है, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट के इलाज और बचाव में मदद करती है, ठीक है। विटामिन के वारफेरिन की इफ़ेक्टिवनेस, प्रभावशीलता को कम कर सकता है, इसलिए डाइट में विटामिन के कम होना चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप से हम लोग डिस्कशन करेंगे अब। निम्न ब्लड ग्रुप में किसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है, यानी कि जो है वो किसी से भी यूनिवर्स में किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारा? ए बी, ओ ए बी, ये आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप, कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल और रेसिपिएंट है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी, यानी कि ए और बी जो है हमारा वो क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, किसी से भी अपन जो है वो ले सकते हैं। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग जिसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट माने जाते हैं। हीमोलाइटिक रिएक्शन के लिए रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ डोनर के एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। हीमोलाइटिक रिएक्शन के लिए जब अपन क्या करते हैं, ब्लड का जो है वो चेक करते हैं, हीमोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ डोनर के एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी, बी और ओ। आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग गैस कर सकते हो, ठीक है। आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है, ठीक है, और आरयूएचएस पोस्ट बेसिक नर्सिंग में पूछा गया है। राइट, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेशेंट विथ ओ निगेटिव हमारा ब्लड ग्रुप जिसके जो है आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, यानी कि जो है वो ओ जो है निगेटिव वाले क्या कर सकते हैं, पूरे जो है दुनिया को ब्लड दे सकते हैं, यानी कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को। और ए बी पॉजिटिव क्या है, वो किसी से भी ले सकता है, ठीक है। ए बी आपका हो गया रेसिपिएंट, रिसीवर, ठीक है, लेने वाला, और ओ निगेटिव क्या है, वो यूनिवर्सल डोनर, यानी कि किसी को भी वो दे सकता है पूरी दुनिया में, ठीक है। यदि पिता और माता क्रमशः रिस्पेक्टिवली RH पॉजिटिव और RH निगेटिव हैं तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सो RH पॉजिटिव होगा क्या, RH निगेटिव होगा, या फिर RH न्यूट्रल होगा, ठीक है,
ये RH क्या है, रीसस मंकी है, इसी से पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे एंटीजन्स पता चलते हैं। सो RRB स्टाफ नर्स 2015 में ये पूछा गया है चंडीगढ़ में, डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। अब अपन इसके जो है ऑप्शन को समझते हैं। यदि पिता और माता RH पॉजिटिव और RH निगेटिव है तो उनके बच्चों में RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। ठीक है, क्लियर है? तो कोई एक भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि आप तो ऑप्शन तो दोनों लिखा हुआ है बट आपने ऐसा नहीं किया। देखो अगर ऑप्शन सी होता ना कि बोथ यानी कि ए और बी बोथ, तो अपन इसको डाल सकते थे, बट यहाँ पे क्या है कि अपन एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। RH पॉजिटिव और निगेटिव है तो उनके बच्चों में RH पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडरसन, ठीक है, लैंडस्नर, ठीक है, पॉल इनरिच, या फिर जो है वो एंटोन वॉल ल्यूवेन हुक। ठीक है, रिम्स में जो है सेफाई, यहाँ पे जो है वो यूपी में पूछा गया है क्वेश्चन। बी है हमारा कार्ल लैंडस्नर। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कार्ल ने क्या किया था, पहली बार जो है 1900 में RBC की सेल मेम्ब्रेन प्लस पर एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को 4 टाइप O, A और AB में क्लासिफाई किया था। यहाँ पे क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा, कार्ल लैंडरसन। ठीक है, ABO के रूप में ब्लड ग्रुपिंग का आविष्कार किसने किया। ठीक है, ए हमारा लैंडस्टर्नर, बी है हमारा जॉन गिवन, सी है विलियम हार्वे, ठीक है, रॉबर्ट बोचर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो त्रिवनंतपुरम में स्टाफ नर्स में 2010 में पूछा गया था। ए हमारा अभी हमने डिस्कशन किया है लैंडस्टर्नर। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस क्या है, कार्ल लैंडस्टर्नर ने इसकी खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ 30 में मिला था और इन्होंने खोज कब करी थी, 1900 में ही। ठीक है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा 1900 में इन्होंने खोज कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। RH ब्लड ग्रुप एक कॉम्प्लेक्स एंटीजन है जो पाया जाता है। RH ब्लड ग्रुप क्या है, कॉम्प्लेक्स एंटीजन है जो पाया जाता है WBC की सरफेस पर, RBC की सरफेस पर, बोथ A और B, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि RBC की सरफेस पे। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि कार्ल लैंडस्टर्नर क्या था, उन्होंने 1900 में खोज की थी और उस पे जो है वो RBC के सरफेस पे उनको जो है वो क्या मिला था, कॉम्प्लेक्स एंटीजन्स मिला था, जिनको कि उन्होंने O, A, B और AB के रूप में 4 भागों में इन्होंने जो है वो बांटा था। क्या, ये ब्लड ग्रुप है सारे। ठीक है, RH फैक्टर या RH एंटीजन एक एंटीजन है जो कि RBC की मेम्ब्रेन सरफेस पर पाया जाता है। मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का RH फैक्टर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। देखो सेम क्वेश्चन है बट आपके क्या है एग्जाम्स में वो घुमा घुमा के आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लुइस पॉस्चर नहीं होगा, जेनेस्की नहीं होगा, लैंडस्टर्न एंड वीनर, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन ब्लड और RH फैक्टर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ह्यूमन ब्लड का और का RH फैक्टर किसके द्वारा, ये दोनों के द्वारा यहाँ पे जो है हेल्प किया। लैंडस्टर्न अभी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, RH फैक्टर का खोज 1940 में लैंडस्टर और एंडक्सन विनर ने रिसस बंदरों के द्वारा की थी। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका ब्लड टाइप बी है वह इमरजेंसी में किस ब्लड टाइप वाले व्यक्ति को खून दान कर सकता है। एक व्यक्ति जिसका ब्लड टाइप बी है वह इमरजेंसी में किसको जो है वो खून दान कर सकता है, किस जो है ब्लड टाइप के व्यक्ति को खून दान कर सकता है। ए जो है वो ए बी या ए बी, यहाँ पर ए बी या फिर ये ब्लड ग्रुप है। ठीक है, सी में क्या होगा ए या फिर ओ, डी में होगा ए बी या बी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी होगा ए बी या फिर ए बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए बी में जो है वो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दान कर सकता है। क्लियर है। यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्रमशः बी और ए बी है
तो उनकी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? ए, ए बी, बी या फिर ओ? ओ हमारा जो है वो ब्लड ग्रुप राइट आंसर होगा, क्योंकि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप बनना संभव नहीं है। यदि माता और पिता ब्लड ग्रुप क्रमशः बी और ए बी है, ठीक है, अगर जैसे कि किसी का मदर का बी है और फादर का ए बी है, तो उसकी संतान में से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? तो ओ का यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि एक पिता का जो है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, माता का बी और पिता का ए बी है, इसलिए जो है वो ओ ब्लड ग्रुप नहीं संभव है, मतलब बनना, ठीक है। लिम्फ नोड का उद्देश्य पर्पस किसे ट्रैप करना है? लिम्फ नोड का उद्देश्य पर्पस किसे ट्रैप करना है? एंटीजन को, मैक्रोफेजेस को, हार्मोन्स को या फिर आरबीसी को, ठीक है। जो हमारा लिम्फ नोड होता है वो उसका पर्पस क्या है, किसको ट्रैप करने का पर्पस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे माइक्रोफेजेस का जो है वो एंटीजन्स को क्या करता है? लिम्फ नोड छोटे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि लिम्फ को फिल्टर करते हैं, ठीक है। जैसे ही लिम्फ इससे गुजरता है, एंटीजन्स पैथोजन ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। एंटीजन्स यानी कि जो बाहर से आते हैं, ठीक है, पैथोजन्स और मैक्रोफेजेस द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है वो क्या करता है? एंटीजन्स जो है वो जो है ट्रैप हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस क्या करता है? इनगल्फ कर देता है, नष्ट कर देता है उसको, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा ब्लडी जो है बॉडी फ्लूइड को पर्याप्त रूप से वापस लाने में फेलियर का परिणाम होता है। लिम्फेटिक जो है सिस्टम द्वारा बॉडी फ्लूइड्स को पर्याप्त रूप से वापस लाने में विफलता फेलियर का परिणाम होता है। हाथों और पैरों में सूजन, चेहरे और हाथों में सूजन, स्प्लीन में एडिमा, टिश्यू में एडिमा के रूप में सूजन। करेक्ट ऑप्शन सी है, स्प्लीन में जो है एडिमा हो जाएगा, यानी कि सूजन हो जाएगा। आमतौर पर इसे लिम्फ एडिमा कहते हैं, लेकिन किताब के अनुसार सी दिया गया है। अच्छा यहाँ पे आमतौर पर क्या होता है? लिम्फ एडिमा कहते हैं, यानी कि जो है वो लिम्फ एडिमा यानी कि आपके जो है वो लिम्फ में इन्फेक्शंस वगैरह, बट यहाँ पे जो है वो स्प्लीन में इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब एनीमिया से हम लोग जो है वो क्वेश्चंस समझते हैं। एनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में निम्न को छोड़कर सब शामिल है। एनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में निम्न को छोड़कर के सब शामिल है। लो एचबी लेवल, बी है आपका फटीग, हाइपर एक्टिविटी या फिर जो है वो लैसीट्यूड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी है, हाइपर एक्टिविटी। एनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में निम्न को छोड़कर क्या शामिल है? एनीमिया में एक्टिविटी कम हो जाती है, बढ़ती नहीं, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी, इसके लक्षणों में थकान, फटीग, कमजोरी और सांस फूलना भी शामिल है। एनीमिया में एक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है, बढ़ती नहीं। हाइपर एक्टिविटी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? एक को छोड़ के सब हो जाएगा, यानी कि हाइपर एक्टिविटी को छोड़ करके, यानी कि सारे ही यहाँ पे इसके ऑप्शन सही है। अब हम लोग जो है वो बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण, अब हम लोग 121 क्वेश्चन को कर रहे हैं। वजन कम होना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या क्या लक्षण होगा? वजन कम होना, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाना, ठीक है, एक्टिविटी में कम हो जाना, या फिर वो बोथ बी और सी, यानी कि मसल और ये, ठीक है, डी हो जाएगा, बोथ बी और सी। आयरन की कमी से मसल्स को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कमजोरी और सुस्ती आ जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पेशेंट में एनीमिया का साइन नहीं है? त्वचा और पीलापन, त्वचा का पीलापन, टेकिकार्डिया, डिस्निया और एक्सर्शन, लेथार्जी, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा का पीलापन। निम्न में से कौन सा पेशेंट एनीमिया का साइन नहीं है? ठीक है, पीलापन अगर होता है तो एनीमिया का साइन नहीं होगा। पीलापन हाइपर बिलिरुबिनिया पीलिया में होता है। एनीमिया के त्वचा पेलर सफ़ेद जैसी दिखती है, यानी कि हाइपर बिलिरुबिनिया, यानी कि जो है क्या होगा, पीलापन हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर बिलिरुबिनिया, यानी कि बिलिरुबिन वगैरह इसमें क्या होगा कि वो बढ़ जाएगा। एनीमिया में क्या होता है, त्वचा क्या होता है, सफ़ेद पड़ जाता है, ठीक है।
123 नंबर क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते समय जेड ट्रैक टेक्निक का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर अपन इंट्रामस्कुलर, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IM, ठीक है, और इंट्रावेनस को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IV, ठीक है, और सबक्यूटेनियस को हम लोग क्या बोलते हैं? SC, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। दर्द कम करने के लिए, ब्लड वेसल्स को पंचर करने से बचने के लिए, ड्रग को बड़े टिश्यू एरिया में फैलाने के लिए, या फिर मेडिकेशन के पीछे की तरफ रिसाव, बैकवर्ड लीकेज को रोकने के लिए, या फिर जो है वो किस चीज़ के लिए हम लोग देते हैं? सो मेडिकेशन के पीछे की तरफ रिसाव को रोकने के लिए हम लोग जो है वो बैकवर्ड जो है वो लीकेज के लिए जो है वो देते हैं। यह टेक्निक दवा जैसे आयरन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में वापस रिसने से रोकते हैं, जिससे कि त्वचा पर दाग नहीं पड़ते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? पिंच करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जेट ट्रैक टेक्निक बोलते हैं। इसको हम लोग जो है वो इंजेक्शंस को डिलीवर करते हैं कहाँ पे? IM और जो है वो IV में, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जेट ट्रैक टेक्निक का उपयोग होता है, ठीक है, नर्व्स और वेन्स से बचने के लिए, ड्रग और बैकवर्ड लीकेज को कम करने के लिए, इंजेक्शन को दर्द कम करने के लिए, ब्लीडिंग और हेमेटोमा कम करने के लिए। राइट आंसर हमारा क्या होगा? आप लोगों को पता है, B हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कशन किया था। जेट ट्रैक टेक्निक किस लिए दिया जाता है? यहाँ पे बैकवर्ड लीकेज को कम करने के लिए, ठीक है। यह एक मसल्स के अंदर दवा को सील कर देता है। क्लियर है। 125 नंबर क्वेश्चन है, एक एडल्ट में जेट ट्रैक टेक्निक के लिए नर्स द्वारा इंट्रामस्कुलर का साइट क्या होगा? यानी कि हम लोग इंट्रामस्कुलर तो देंगे, ठीक है, बट वहाँ पे मतलब कहाँ पे देंगे, कौन से एरिया में देंगे? साइट उसको बोलते हैं। डेल्टॉइड में देंगे, ठीक है, रेक्टस फीमोरिस में देंगे, वेंट्रोग्लूटियल में देंगे, वास्टस लैटरलिस में देंगे। ये सारे इंजेक्शंस के साइट हैं। यहाँ पे अपन IM इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे IV इंजेक्शन आप नहीं दे सकते हो। IV इंजेक्शन आप देते हो जहाँ पे आपको जो है वो वेन दिखता है, ठीक है। मेनली आप जो है वो ब्रैकियल एरिया में देते हो। वेंट्रोग्लूटियल एरिया में अपन क्या करते हैं? जेट ट्रैक टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। वेंट्रोग्लूटियल साइड बड़ी और गहरी मसल्स है जो कि इस टेक्निक के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। ये रहा 25 क्वेश्चंस, और काफ़ी जो है ये वीडियो लंबा हो चुका ऑलरेडी, सो इसके लिए जो है वो माफ़ करना आप लोग, ठीक है। बट इसमें जो है बहुत सारे हमने क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करे हैं हमने, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और फिर ऐसे ही इसके जो है अपन आपको जो है पार्ट 2 को कंप्लीट करना है, जिससे कि आपके 25 जो है और क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके वीडियो के, ठीक है। तब तक के लिए जो अपना ध्यान रखें, स्टडी करते रहें, और आपका कितना मार्क्स आया है वो आप जो है कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।